आपने अक्सर अपने घरों में ये चीज़ ऑब्ज़र्व की होगी कि फ़र्ज़ कर लें आपने बचपन में कभी कोई चूज़े वगैरह रखे हुए हैं तो उन पे बिल्ली का हमला हो जाता है और सुबह जब आप उठते हैं आपको चूज़ों की डेड बॉडीज़, शुहदा की डेड बॉडीज़ आपको मिलती हैं, उनकी बाकियात आप देखते हैं, फिर आपको ख्याल आता है कि यहाँ बिल्ली गुजर के गई है। या आपके घर के किचन में अगर किसी चूहे का, किसी रैट का आना जाना है तो आपको अक्सर वो नज़र नहीं आता, लेकिन उसकी हरकतें हमें नज़र आती हैं। यानी वो किसी खाने वाली चीज़ में से कुछ थोड़ा बहुत खा गया या उसके कहीं से वो गुजरा और उसकी बाकियात हमें वहाँ नज़र आई, तो इससे हमें पता चलता है कि भाई यहाँ कोई रैट गुजरा है। बिल्कुल इसी तरह न्यूक्लियर रेडिएशंस जो हम पिछले कई लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं, अल्फा, बीटा और गैमा रेडिएशंस, ये इनविजिबल रेडिएशंस हैं, ये हमें नज़र नहीं आती, लेकिन इनकी हरकतें हमें नज़र आती हैं और इन्हीं हरकतों की बुनियाद पर हमने कुछ अपरेटस बनाए हैं और उन अपरेटस के अंदर हम इन रेडिएशंस को डिटेक्ट करते हैं और इन अपरेटस को बोलते हैं रेडिएशन डिटेक्टर्स। और यही आज हमारा टॉपिक है। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर तलहा उबैद और आज हम चैप्टर 21 का लेक्चर नंबर 9 स्टडी करेंगे, रेडिएशन डिटेक्टर्स। रेडिएशन डिटेक्टर्स में हम इन अल्फा, बीटा और गैमा रेडिएशंस की कौन सी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, वो है आयोनाइजेशन। क्योंकि हम ये तो जानते हैं, पिछले कई लेक्चर से मैं आपको बता रहा हूं कि अल्फा, बीटा और गैमा रेडिएशंस जो है ये आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं। यानी जब ये किसी मैटर के अंदर से गुजरती हैं तो उसके एटम्स को आयोनाइज कर देती हैं, यानी उनके इलेक्ट्रॉन्स को अपने अपने एटम से बाहर निकाल देती हैं। अब इसमें हमने ये भी देखा था कि अल्फा रेडिएशंस की आयोनाइजेशन कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये मैसिव भी बहुत ज़्यादा है, इन पे चार्ज भी सबसे ज़्यादा है। इससे कम आयोनाइजेशन कैपेसिटी है बीटा पार्टिकल्स की और सबसे कम आयोनाइजेशन कैपेसिटी है गैमा रेस की। बहरहाल इनकी इसी प्रॉपर्टी को हम यूज़ करते हैं और डिटेक्टर्स के अंदर हम इनको डिटेक्ट करते हैं, क्योंकि जहां जहां से इन्होंने गुजरना है इन्होंने ये हरकत तो नहीं छोड़नी, आयोनाइजेशन तो इन्होंने करती जानी है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि अगर यहां पर आयोनाइजेशन हुई है तो इसका मतलब है ये न्यूक्लियर रेडिएशंस पास कर रही है। और हम बेसिकली इनकी आयोनाइजेशन को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, अगर हम आयोनाइजेशन ऑब्जर्व करने में कामयाब हो जाएं तो हमें पता चल जाता है कि यहां से ये रेडिएशंस गुजरी हैं। ठीक है, तो पहला आज हमारा डिटेक्टर है। वैसे तो 3 तरह के डिटेक्टर्स हैं आपके सिलेबस में। द फर्स्ट वन इज विल्सन क्लाउड चैम्बर, द सेकंड इज गीगर मूलर काउंटर जिसे जीएम काउंटर भी कहते हैं, और थर्ड है सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। आज जो हम डिटेक्टर पढ़ेंगे, पहला डिटेक्टर, उसका नाम है विल्सन क्लाउड चैम्बर। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको विल्सन क्लाउड चैम्बर की एक छोटी सी, एक आसान तरीन एक अपरेटस की जो कंस्ट्रक्शन है वो मैं थोड़ी सी आपको समझाऊंगा, उसके बाद हम इसकी वर्किंग की तरफ चलेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं इसका प्रिंसिपल आपको बोल के बता दूं और उस प्रिंसिपल से मुताल्लिक 1-2 पॉइंट्स हैं जो आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। देखें, प्रिंसिपल इसका ये है, सुपर सैचुरेटेड वेपर्स कंडेंस प्रेफरेंशियली ऑन आइंस। ये इसका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है। मैं फिर अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, सुपर सैचुरेटेड वेपर्स कंडेंस प्रेफरेंशियली ऑन आइंस। यानी सुपर सैचुरेटेड वेपर्स जो है वो कंडेंस जब होने की कोशिश करते हैं तो उनके लिए प्रेफरेंस क्या है, पहले वो कहां कंडेंसेशन करेंगे, आइंस के इर्द गिर्द। ये है इसका वर्किंग प्रिंसिपल। अब मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझाना चाह रहा हूं। 2 टर्म्स हैं जो आप केमिस्ट्री में भी काफ़ी दफ़ा देख चुके हैं और अक्सर कई जगहों पे आपने साइंस की बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे फील्ड्स में आपने इनका नाम सुना होगा। एक है सैचुरेटेड स्टेट और दूसरा है सुपर सैचुरेटेड स्टेट। अच्छा, इसके लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं आपको। फर्ज कर लें हमारे पास एक कंटेनर में पानी है और हमने इस जगह का टेम्परेचर फर्ज कर लें
30 डिग्री सेल्सियस रखा हुआ है। यानी जिस रूम में हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वहां का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। अब इस पानी में मैं सॉल्ट को मिक्स कर रहा हूं, मैं मिक्स किए जा रहा हूं बार बार, 10 ग्राम 5 ग्राम 10 ग्राम सॉल्ट मैंने मिक्स करते जाना है। एक ऐसा वक्त आएगा जब मजीद सॉल्ट डालने पे ये सॉल्ट डिसॉल्व नहीं होगा, बल्कि नीचे आपको बॉटम पे इसके पार्टिकल्स नजर आना शुरू हो जाएंगे। इस स्टेट में हम कह सकते हैं कि नाउ दिस सोल्यूशन इज सैचुरेटेड सोल्यूशन, क्योंकि इसमें मजीद सॉल्ट जो है वो डिसॉल्व नहीं हो रहा। ये तो है सैचुरेटेड सोल्यूशन। यानी किसी गिवन टेम्परेचर पे एक सॉल्वेंट का अपने अंदर सल्यूट को डिसॉल्व करने की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है, दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन स्टेट। अब देखिए, फर्ज कर लें अगर मैं इसी कंटेनर का टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं, यानी फर्ज कर लें मैं इसको किसी फर्नेस के ऊपर रख देता हूं और इसका टेम्परेचर इंक्रीज करके मैंने फर्ज कर लें 30 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा के मैंने इसको 50 या 60 डिग्री सेल्सियस तक कर दिया, तो अब क्या होगा? अब जो नीचे बॉटम पे आपको पार्टिकल्स नजर आ रहे थे सॉल्ट के, वो मिक्स हो चुके हैं, वो आपको अब इस वक्त बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। इवन अभी भी आप मजीद सॉल्ट डालें तो हो सकता है वो भी मिक्स हो जाए, यानी डिसॉल्व हो जाए। और फिर मजीद सॉल्ट डालते जाए, मजीद सॉल्ट डालते जाए, एक ऐसा वक्त आएगा जब अब दोबारा मजीद सॉल्ट डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। लेकिन अगर मैं 30 डिग्री सेल्सियस के लिहाज से कंपेयर करूं तो इस वक्त जो सॉल्वेंट है, यानी जो वाटर था, उसमें ज्यादा सॉल्ट डिसॉल्व्ड स्टेट में हमें नजर आ रहा है, यानी ज्यादा सॉल्ट हमने मिक्स कर लिया है। इस स्टेट को 30 डिग्री सेल्सियस के लिहाज से मैं कह सकता हूं दिस इज सुपर सैचुरेटेड स्टेट। कैसे? देखिए, जरा गौर कीजिएगा। अब जैसे ही टेम्परेचर को मैं दोबारा कम करूंगा, यानी इस कंटेनर को उठा के दोबारा मैंने फर्नेस से अलग कर दिया और दोबारा रूम टेम्परेचर पे इसको ले आया और फर्ज कर लें इस वक्त रूम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस ही है, तो अब क्या होगा? अब जो पार्टिकल्स, सॉल्ट के पार्टिकल्स एक्स्ट्रा उसमें मिक्स हुए थे, अब वो दोबारा से नीचे आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 30 डिग्री सेल्सियस के लिहाज से जो सैचुरेशन थी वो ज्यादा थी और हमने जब टेम्परेचर वापस 30 डिग्री सेल्सियस पे कर दिया तो वो जो सुपर सैचुरेटेड स्टेट थी वो दोबारा उसने क्या किया? उसने एक्स्ट्रा जो मिक्सचर था उसको खत्म कर दिया, यानी जो एक्स्ट्रा डिसॉल्व्ड सॉल्ट था उसको वापस उसने नीचे बॉटम पे हमें दिखा दिया। तो ये है सैचुरेटेड स्टेट और सुपर सैचुरेटेड स्टेट का थोड़ा सा डिफरेंस। अब देखिए, इसी चीज को लेकर मैं आज के लेक्चर के मुताबिक एक छोटी सी बात आपको बताता हूं, जरा गौर से आपने सुननी है। देखिए, फर्ज कर लें अब यहां हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में एयर हमने फर्ज कर लें रखी हुई है, यानी एयर मौजूद है और इस कंटेनर का कोई ना कोई टेम्परेचर भी है। अब देखिए, फर्ज करें मैंने इस कंटेनर में किसी भी तरीके से अल्कोहल, फर्ज कर लें अल्कोहल को थोड़ा सा इस कंटेनर के अंदर मैंने रख दिया। अब होगा क्या? अल्कोहल एयर के मुकाबले में ज्यादा वोलेटाइल होती है, यानी इस वक्त इस कंटेनर का जो भी टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पे एयर तो जिस हालत में भी मौजूद है, लेकिन अल्कोहल जो है वो खुद ब खुद इवेपोरेट हो जाएगी और वो एयर के साथ मिक्स हो जाएगी। अल्कोहल पहले क्या थी? लिक्विड फॉर्म में थी और अब वो किस फॉर्म में चलेगी? गैसियस फॉर्म में। और एयर के मॉलिक्यूल्स के साथ अल्कोहल के वेपर्स का एक मिक्सचर सा बन गया। अब फर्ज कर लें मैंने यहां पर जितनी भी अल्कोहल रखी उसमें से मैक्सिमम अल्कोहल जो है वो इवेपोरेट हो गई और एयर के साथ मिक्स हो गई, लेकिन अब मैं मजीद अल्कोहल जब इसमें डाल रहा हूं तो अब मजीद अल्कोहल इसमें मिक्स नहीं हो रही, यानी इवेपोरेट नहीं हो रही। फर्ज कर ले, उसकी रीजन ये है कि एयर के मॉलिक्यूल्स और अल्कोहल के जो भी वेपर्स थे वो सैचुरेटेड स्टेट में आ चुके हैं और इस रीजन में मजीद वेपर्स आने की गुंजाइश नहीं है। इसमें बहुत सारी
केमिस्ट्री की एक्सप्लेनेशंस है, मैं उस तरफ जाना नहीं चाह रहा, मैं सिर्फ मोटी मोटी बातें आपके सामने रखना चाह रहा हूं। आपने गौर से सारी बातें सुननी। अब देखिए, अगर मैं इस कंटेनर का किसी भी तरीके से टेम्परेचर डिक्रीज कर देता हूं, अब इस वक्त तो फर्ज कर लें टेम्परेचर था, चलें एग्जाम्पल में हम 30 ही ले लेते हैं, 30 डिग्री सेल्सियस इस वक्त सैचुरेटेड स्टेट है। लेकिन अगर मैं इसका टेम्परेचर डिक्रीज कर देता हूं, फर्ज कर लें 15 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो अब 30 पे ये अगर सैचुरेटेड स्टेट में था तो 15 डिग्री सेल्सियस के लिहाज से ये कौन सी स्टेट में है? सुपर सैचुरेटेड स्टेट में, क्योंकि 15 डिग्री सेल्सियस कंपैरेटिवली कूल स्टेट है और इस स्टेट में इतने वेपर्स ने मिक्स नहीं होना था जितने 30 पे हुए थे। मेरी बात समझ रहे हैं? तो जब मैंने कूलिंग की तो कूलिंग के बाद जो फाइनल टेम्परेचर है दैट इज 15 डिग्री सेल्सियस, लेकिन 15 डिग्री सेल्सियस के मुताबिक वहां वेपर्स नहीं है, वहां वेपर्स तो 30 के लिहाज से हैं। इसका मतलब है 15 के लिहाज से दिस इज सुपर सैचुरेटेड स्टेट। और सुपर सैचुरेटेड स्टेट के बाद क्या होना होता है? जैसे मैंने आपको सॉल्ट वाली एग्जांपल दी, वो सॉल्ट जो मिक्स हुआ था वो वापस नीचे चला गया था ना, मतलब उसकी डाजुल उसकी जो सॉल्यूशन मिक्स हुआ था वो दोबारा खत्म हो गया था, सॉल्ट दोबारा अलग हो गया था पानी से। यहां भी ऐसा ही होगा। अब क्या होगा? अब कंडेंसेशन स्टार्ट होगी, क्योंकि इस वक्त सैचुरेशन जो है वो बेसिकली सुपर सैचुरेशन स्टेट वाली है और टेम्परेचर इस स्टेट के लिहाज से थोड़ा है, तो जाहिर बात है अब जो एक्स्ट्रा वेपर्स वहां मिक्स हुए हैं उन्होंने कंडेंस होना है, वापस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना है, क्योंकि इस वक्त टेम्परेचर के लिहाज से वेपर्स ज्यादा है। दिस इज सुपर सैचुरेटेड स्टेट। और जब ये स्टेट आ जाती है तो फौरन से कंडेंसेशन होनी है और यहां हमें कुछ वेपर्स नजर आने चाहिए। और वेपर्स नजर आने का मतलब है लिक्विड फॉर्म में हमें क्लाउड सा नजर आना चाहिए। अब ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन बताई है ना आपको, सैचुरेटेड स्टेट और सुपर सैचुरेटेड स्टेट में जो डिफरेंस है थोड़ा सा, इसको आपने जहन में बिठा लेना है। अब मैं चलता हूं अपने विल्सन क्लाउड चैम्बर के अपरेटस की तरफ। देखिए, यहां आपको सबसे पहले तो एक कंटेनर सा नजर आ रहा है और उस कंटेनर के ऊपर ग्लास की एक प्लेट है बड़ी सी, जिसके थ्रू हम देख भी सकते हैं। और नीचे आपको एक पिस्टन नजर आ रहा है जो मूवेबल पिस्टन है, जिसको हम ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। और मेरी तरफ और दूसरी तरफ एक छोटी छोटी विंडो नजर आ रही है। इसमें से एक विंडो से हम लाइट भेजेंगे ताकि हम अंदर देख सकें कि अंदर हो क्या रहा है, और दूसरी विंडो से हम न्यूक्लियर रेडिएशंस भेजेंगे जिनको हम डिटेक्ट करवाना चाहते हैं। और जो ऊपर ग्लास प्लेट है उसके ऊपर हमने एक बड़ा अच्छी किस्म का कैमरा रखा हुआ है ताकि हम रिकॉर्ड कर सकें या पिक्चर ले सकें कि अंदर हो क्या रहा है, अंदर कैसा इमेज बना है। और नीचे आप देख सकते हैं कि नीचे एक बहुत बारीक सा आउटलेट भी है जहां से एयर हम बाहर निकाल सकते हैं पिस्टन को मूव करके, और ये एयर नीचे की तरफ जाएगी जब भी हम पिस्टन को मूव करेंगे। साथ ही साथ आपको नजर आ रहा होगा पिस्टन के ऊपर एक बारीक सी लेयर है एक और चीज की। ये आपको ब्लैक कलर का फेल्ट का एक पैड सा नजर आ रहा है। ये ना एक बड़ा फोमी किस्म का एक नरम सा एक फैब्रिक होता है जो हमने यहां पर रखा हुआ है। और इस ब्लैक फेल्ट पैड पे हमने इसके ऊपर अल्कोहल को थोड़ा सा बखेर देना है। यानी आप यूं समझ लें कि अल्कोहल के साथ हमने इसको सोक किया हुआ है, इसको हमने अल्कोहल में भिगोया हुआ था और अब हम अल्कोहल के भिगोए हुए पैड को हमने पिस्टन के ऊपर रख दिया है एक मेटल प्लेट पे। अब यहां इस चैम्बर में हवा भी मौजूद है, ठीक है। अब होगा क्या, जैसे ही हम अल्कोहल के साथ जो हमने सोक किया पैड है वो हम यहां रखेंगे तो फौरन से अल्कोहल के वेपर्स बन जाएंगे, क्योंकि इस गिवन टेम्परेचर पे अल्कोहल लिक्विड फॉर्म में नहीं रह सकती, उसने खुद ब खुद इवेपोरेट होना है। प्रेशर और टेम्परेचर की गिवन कंडीशंस पे अल्कोहल लिक्विड फॉर्म में नहीं रह सकती।
और इसने इवेपोरेट किया और इसके वेपर्स जो हैं वो एयर के साथ मिक्स हो गए। और हमने इतना इसको सोक किया था कि इसके वेपर्स इतने ज्यादा मिक्स हो गए कि फर्ज कर लें ये सैचुरेटेड स्टेट में आ गया। और सैचुरेटेड स्टेट क्या है, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता के आया हूं। अब हमने 3 काम इकट्ठे करने हैं। वो 3 काम क्या हैं? एक तरफ से हम न्यूक्लियर रेडिएशंस भेजेंगे, थोड़ी देर बाद भेजेंगे। पहले हम एक्सपेंशन करेंगे इस पिस्टन को एक्सपैंड करवाएंगे, मतलब इस पूरे मिक्सचर को एक्सपैंड करवाएंगे पिस्टन को नीचे की तरफ मूव करवा के। और दूसरी तरफ से हम लाइट भेजेंगे ताकि ऊपर कैमरा की मदद से हम जो कुछ हो रहा है वो देख सकें। अब देखें, जैसे ही मैं इस पिस्टन को सडनली एक्सपैंड करवाऊंगा ना, तो अंदर का वॉल्यूम सडनली इंक्रीज करेगा। और आपने फर्स्ट ईयर चैप्टर 11 में पढ़ा था कि सडन एक्सपेंशन या सडन कंप्रेशन, ये दोनों कौन से प्रोसेस है? एडियाबैटिक प्रोसेस। सडन कंप्रेशन में तो टेम्परेचर इंक्रीज करता है, लेकिन यहां हमने क्या किया? सडन एक्सपेंशन। और सडन एक्सपेंशन में क्या करेगा? टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। अब देखिए, पहले जो भी टेम्परेचर था उस टेम्परेचर के मुताबिक जो अल्कोहल के वेपर्स थे वो वाटर एयर के मॉलिक्यूल्स के साथ सैचुरेटेड स्टेट में आ चुके थे। लेकिन इस वक्त टेम्परेचर मैंने डिक्रीज कर दिया है, और टेम्परेचर डिक्रीज करने से ये जो अल्कोहल के वेपर्स हैं ये अपनी कैपेसिटी से ज्यादा इस वक्त मौजूद हैं। क्यों? क्योंकि ये जो वेपर्स थे ये ज्यादा टेम्परेचर के लिहाज से बने थे। फर्ज कर लें 100 थे, 200 थे, 1 लाख थे, जितने भी थे। लेकिन वो किस टेम्परेचर के मुताबिक बने थे? किस टेम्परेचर के लिहाज से वो सैचुरेटेड स्टेट थी? जो टेम्परेचर पहले था। लेकिन जैसे ही मैंने सडन एक्सपेंशन करवा के कूलिंग की, अब कूलिंग का मतलब क्या है? अब अंदर का टेम्परेचर डिक्रीज हो चुका है, और टेम्परेचर डिक्रीज होने का मतलब ये है कि अब इस टेम्परेचर के लिहाज से अल्कोहल के जो वेपर्स हैं वो सैचुरेटेड स्टेट से भी ज्यादा है, और इस स्टेट को हम बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड स्टेट। मैं फिर अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं। कूलिंग करने के बाद फाइनल टेम्परेचर चूंकि डिक्रीज हो चुका था, इस टेम्परेचर के लिहाज से इस वक्त अल्कोहल के जो वेपर्स हैं वो सैचुरेटेड स्टेट से भी ज्यादा है। नाउ दिस इज सुपर सैचुरेटेड स्टेट। और सुपर सैचुरेटेड स्टेट के बाद क्या होना होता है? कंडेंसेशन होनी होती है। लेकिन रुकिए, अभी फौरन से जैसे ही हमने एक्सपेंशन की है ना, वैसे ही हमने एक विंडो से न्यूक्लियर रेडिएशंस को भी भेज दिया। अब वैसे तो न्यूक्लियर रेडिएशन जो है चैम्बर से बाहर आपको नजर तो नहीं आती, इनविजिबल होती हैं, लेकिन मैं यहां पर आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए कि भाई न्यूक्लियर रेडिएशंस आ रही है। वैसे ये बात जहन में रखिए कि चैम्बर के बाहर आपको न्यूक्लियर रेडिएशंस नजर नहीं आएंगे। अब जैसे ही फर्ज कर लें अल्फा पार्टिकल, बीटा या गैमा कोई भी आया, चले मैं एग्जाम्पल के तौर पे अल्फा को फर्ज कर लेता हूं। अल्फा पार्टिकल्स आए फर्ज कर लें, और अल्फा पार्टिकल्स ने चैम्बर के अंदर आते हुए रास्ते में एटम के साथ जंगें शुरू कर दी, यानी उनको आयोनाइज करना शुरू कर दिया। ठीक है, मैं अपनी बात को फिर रिपीट कर रहा हूं। अल्फा पार्टिकल्स आए और अंदर जो मिक्सचर था इसके एटम्स को आयोनाइज करना शुरू कर दिया। आयोनाइज करने का क्या मतलब है कि उनके एटम्स के इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करना शुरू कर दिया, और अपने रास्ते में जहां जहां से ये गुजर रहा है वहां वहां पॉजिटिव आयंस बनना शुरू हो गए। पॉजिटिव आयंस बनना शुरू हो गए। और मीनवाइल मैंने जैसे पहले आपको बताया कि सुपर सैचुरेटेड स्टेट तो अचीव हो चुकी थी, और इसके बाद फौरन से क्या होना होता है? कंडेंसेशन। लेकिन इसी दौरान मीनवाइल ये सारा काम हमने इकट्ठा करवाया। जैसे ही हमने पिस्टन को एक्सपैंड करवा के सुपर सैचुरेटेड स्टेट अचीव की, वैसे ही वहां से रेडिएशंस आई, उन्होंने अंदर आयंस की एक पूरी कितार बना दी। ये बात याद रखें कि जब आयन किसी जगह पे मौजूद हो और सुपर सैचुरेटेड स्टेट के बाद कंडेंसेशन यानी लिक्विफैक्शन का प्रोसेस शुरू होना हो, तो ये याद रखें कि आयंस के इर्द गिर्द पहले कंडेंसेशन होती है। आयंस के इर्द गिर्द पहले कंडेंसेशन होती है। आप इस तरह इमेजिन कर लें कि उन वेपर्स ने जो कंडेंस स्टेट में आना है, यानी लिक्विड फॉर्म में आना है,
उनके जो उनके एटम या मॉलिक्यूल्स का जो नेगेटिव पार्ट है ना, वो इन पॉजिटिव आयंस की तरफ अट्रैक्ट होगा और वो इनके इर्द गिर्द इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। यानी पहले, ये कुछ सेकंड्स की मैं बात कर रहा हूं, कुछ सेकंड पहले कंडेंसेशन कहां होगी? इन आयंस के इर्द गिर्द, इन आयंस के इर्द गिर्द कंडेंसेशन होगी और हमें इन आयंस का जो रास्ता है वो एक लिक्विड क्लाउड की फॉर्म में नजर आएगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपको आसमान पे पानी के क्लाउड नजर आते हैं, उसके बाद बारिश होती है, बिल्कुल ऐसे ही क्लाउड्स नजर आएंगे। जहां जहां से रेडिएशंस गुजरी हैं वहां वहां क्लाउड्स नजर आएंगे। लेकिन ये वाला जो प्रोसेस है ये कुछ सेकंड तक रहेगा, क्योंकि फौरन से ओवरऑल इस सारे हिस्से ने कंडेंस हो जाना है, कंडेंसेशन फौरन से हो जानी है, यानी बाकी जगह पे भी कंडेंसेशन हो जाना है। इसका मतलब है शुरू में आपको सिर्फ उन जगहों पे क्लाउड नजर आएगा, कंडेंस फॉर्म में आपको पार्टिकल्स नजर आएंगे उस जगह पे जहां जहां आयंस बने हैं, और कुछ सेकंड बाद ये पूरा हिस्सा, पूरा चैम्बर का अंदर से जो सारा का सारा हिस्सा है ये क्लाउडी हो जाएगा। सो हमारे लिए इंटरेस्टिंग टाइम सिर्फ वो वाला है जो शुरू वाला टाइम है, ठीक है। शुरू में जो आयंस के इर्द गिर्द कंडेंसेशन हुई है वही हमारे लिए इंटरेस्टिंग टाइम है, और वो कंडेंसेशन जहां जहां तक होगी, इसीलिए तो हमने ऊपर कैमरा लगाया हुआ है ताकि हम वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकें। जब आप वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो शुरू वाली कंडेंसेशन है या शुरू वाले जो क्लाउड्स नजर आए हैं, जो वहां से न्यूक्लियर रेडिएशंस आई थी, जो इस वक्त एग्जाम्पल के तौर पर मैं अल्फा ले रहा था, वो न्यूक्लियर रेडिएशन कहां तक गई है, उनकी रेंज क्या है, ये भी हमें पता चल जाएगा, ठीक है। उन रेडिएशंस का पाथ कैसा है, स्ट्रेट है या टेढ़ा मेढ़ा है, ये सारा कुछ हमें पता चल जाएगा जब हम अपने इस कैमरा से जो वीडियो है उसको दोबारा से रिवाइंड करके देखेंगे। तो ये है मेन वर्किंग ऑफ विल्सन क्लाउड चैम्बर। अच्छा, साथ ही एक और बड़ी मजे की बात है, यहां आपको ऊपर वाली ग्लास प्लेट के साथ, ऊपर वाली प्लेट के साथ और नीचे जो पिस्टन के साथ एक वायर की एक अरेंजमेंट आपको नजर आ रही है, इनके दरमियान में हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस रखा हुआ है तकरीबन 1 किलो वोल्ट तक। इसका मकसद ये है कि जब हमने एक दफा ये सारा कुछ कर लिया, ये सारा रश पैदा कर लिया, इधर काफी सारे आयंस बन गए, तो बाद में उन आयंस को हमने खत्म भी तो करना है ताकि ये विल्सन क्लाउड चैम्बर अगली दफा यूज करने के काबिल हो जाए। तो फिर हम क्या करते हैं, यहां पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया हुआ है ताकि जब आयन बने तो वो आयन बाद में हम उनको रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ अट्रैक्ट करवा सकें। यानी अगर पॉजिटिव आयन है तो ये किस तरफ जाएंगे, जारी बात है कैथोड की तरफ जाएंगे और वहां जाके न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी। तो ये था हमारा विल्सन क्लाउड चैम्बर। अब मैं आपको ये बताने लगा हूं कि विल्सन क्लाउड चैम्बर में अगर हमने अल्फा पार्टिकल्स की डिटेक्शन की है, उनका पाथ कैसा बनता है, बीटा पार्टिकल्स का पाथ कैसा बनता है और गैमा रेज का पाथ कैसा बनता है, मैं तीनों को यहां कॉलम वाइज आपके सामने रखता हूं। अगर तो हमने अल्फा सोर्स रखा हो ना विल्सन क्लाउड चैम्बर की विंडो पे, तो फिर अल्फा पार्टिकल्स जब निकलेंगे, जारी बात है वो विल्सन क्लाउड चैम्बर के अंदर आएंगे और ये सारा प्रोसेस हम करेंगे जो मैं अभी एक्सप्लेन करके आया हूं। तो इनका पाथ पता कैसा बनता है, इसकी एक प्रॉपर्टी है, तो एक प्रॉपर्टी तो ये है कि थिक बनता है, दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि स्ट्रेट बनता है, और तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि इसकी लेंथ कंपैरेटिवली छोटी होती है, सबसे छोटी। अब थिक क्यों बनता है, बड़ी आसान सी रीजन है, मैं आपको पिछले लेक्चर्स में बता के आया हूं कि अल्फा पार्टिकल्स सबसे ज्यादा आयोनाइजिंग होते हैं। अल्फा पार्टिकल्स जो है वो सबसे ज्यादा आयंस पैदा करते हैं। जाहिर बात है जब इनके रास्ते में सबसे ज्यादा आयंस पैदा हुए होंगे तो उनके इर्द गिर्द जब कंडेंसेशन होगी तो उसका ट्रैक भी सबसे मोटा यानी थिक बनेगा। अब स्ट्रेट क्यों बनता है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स हैवी है। मैंने लास्ट लेक्चर्स में आपको बताया था कि ये हैवी है इसलिए सीधा चलते हैं। और शॉर्ट क्यों है, क्योंकि इनकी रेंज थोड़ी होती है। आयोनाइजेशन ज्यादा होने का मतलब ये है कि ये अपनी एनर्जी जल्दी खत्म कर देंगे और हाथ झाड़ लेंगे और बाद में ये जल्दी रुक जाएंगे, इसीलिए इनकी रेंज कंपैरेटिवली कम होती है। तो ये तो था अल्फा पार्टिकल्स के ट्रैक के बारे में। अब मैं बात करने लगा हूं बीटा पार्टिकल्स।
बीटा पार्टिकल्स जो है, हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि बीटा पार्टिकल्स के जो आयोनाइजेशन कैपेसिटी है वो अल्फा के मुकाबले में काफ़ी कम होती है। अब अल्फा के मुकाबले में अगर कम होती है तो जाहिर बात है ये थोड़े आइंस बनाएंगे अपने रास्ते में। जब विल्सन क्लाउड चैम्बर में आएंगे, जब थोड़े आइंस बनेंगे तो उनके इर्द गिर्द जब क्लाउड बनेगा वो भी बारीक बनेगा। इसीलिए बीटा पार्टिकल्स का जो ट्रैक है विल्सन क्लाउड चैम्बर के अंदर, जो इनका ट्रैक है वो थिन होता है। अब मैंने लास्ट लेक्चर्स में ये भी बताया था कि बीटा पार्टिकल्स बड़े लाइटर होते हैं, ये बेसिकली फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये बेचारे खुद अपना रास्ता चेंज करते रहते हैं। इनके रास्ते में जब कोई एटम आता है तो खुद इधर उधर हो सकते हैं क्योंकि ये बड़े लाइटर हैं। इसीलिए बीटा पार्टिकल्स का ट्रैक थिन होने के साथ साथ टेढ़ा मेढ़ा भी होगा, यानी इररेटिक पाथ होगा। और साथ ही इस पाथ की जो बिल्कुल स्ट्रेट लेंथ है वो भी अल्फा पार्टिकल्स के मुकाबले में ज्यादा होगी, यानी ये विल्सन क्लाउड चैम्बर के अंदर ज्यादा अंदर तक इनका ट्रैक फैला होगा एज कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल्स। क्यों? क्योंकि इनकी रेंज ज्यादा है। आयोनाइजेशन कैपेसिटी कम होने का मतलब है ये अपनी एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता लूज करेंगे और ज्यादा दूर तक चले जाएंगे, इनकी रेंज ज्यादा होगी। तीसरे पार्टिकल्स हैं गैमा पार्टिकल्स। गैमा पार्टिकल्स तो न्यूट्रल होते हैं, इनकी आयोनाइजेशन कैपेसिटी तो अल्फा और बीटा के मुकाबले में बहुत ही कम है, इसलिए इनका जो ट्रैक है वो कोई खास शेप का नहीं होता, ये बस थोड़ी थोड़ी आयोनाइजेशन करते हैं कहीं कहीं। तो इसलिए इनके ट्रैक्स सामने जो आप देख रहे हैं किसी डेफिनेट शेप का ट्रैक नहीं है, लेकिन ये ट्रैक जो है काफ़ी डीप अंदर तक जाएगा क्योंकि गैमा रेडिएशंस की रेंज सबसे ज़्यादा होती है अल्फा और बीटा के मुकाबले में। साथ ही साथ विल्सन क्लाउड चैम्बर को यूज़ करते हुए अगर हम यहाँ पर, ये मैं उस साइंटिस्ट की बात कर रहा हूँ विल्सन की जिसके नेम पे ये चैम्बर है, उसने फिर मैग्नेटिक फील्ड्स को भी यहाँ पे यूज़ किया। मैग्नेटिक फील्ड की मदद से, जैसे चैप्टर 14 में हमने देखा था F = Q V × B, चार्ज्ड पार्टिकल जो है जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता